हाँ हेलो बेटा, किसने पूछना था कुछ? कौन पूछना चाहता था? क्या था स्टूडेंट का नाम? हाँ, प्रेम प्रसाद। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर जो वो था चेंज इन
सर जो फॉर्मूला था कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एनजीआरटी, हम्म। उसके लिए जो जिससे हम डेल्टा एनजी निकालेंगे वो रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए मतलब किस चीज का 1 मोल रखना होगा? जिसका पूछा जाएगा बेटा, जैसे मान लो उसने बोलेगा कंबशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का कंबशन रखेंगे, मतलब रिएक्टेंट हो गया वहां पर। और अब मैं सर कह दूं अगर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सुनो मेरी बात तो पहले पूरी। वाटर का। वाटर का तो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, जिसके बारे में वो बात करेगा। सर अगर हमें ऐसे गिवन नहीं है कि कंबशन या फॉर्मेशन, हमें मतलब कि रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, तो वो हम्म। रिएक्शन अगर बैलेंस हो रखी है तो जिस हिसाब से बैलेंस हो रखी होगी बस उसके अकॉर्डिंग ही निकाल देंगे ना, अगर रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन गिवन है, उसमें से फिर हमें देखना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या है एक्चुअल में। अगर वो कंबशन ऑफ मीथेन ही हुई सपोज, हाँ लेकिन उसने मेंशन नहीं किया, तो हमें मीथेन का 1 मोल लेके कराना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन 1 मोल की आती है ना वो। सर, मतलब सपोज उसने रिएक्शन लिखी हुई है, सपोज फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, लेकिन हमें तो पता है कि हमें 1H2O लेना है, तो फिर सारे हाँ कोफिशिएंट्स को हाफ कर देंगे। हाँ। वैसे वो क्वेश्चन बहुत मतलब अगर सही क्वेश्चन होगा तो वो आपको बैलेंस बना के देगा, नाम देगा और सही बैलेंसिंग देगा। अगर बैलेंसिंग गलत दे रखी है ना, तो हम 1 मोल हाँ। के लिए करेंगे, अदरवाइज तो 2 मोल का कैलकुलेशन आ जाएगा वो। यस सर, ओके सर। सर हम्म। सर जो डेल्टा पीवी लिख देते हैं हम डेल्टा एनजीआरटी की जगह, एक दूसरा जो हम्म। होता है उसमें डेल्टा पीवी लिख देते हैं, तो उसमें हम्म। ऐसा भी कुछ होता है कि डेल्टा पीवी को, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था उसमें लिखा था डेल्टा पीवी को पी डेल्टा वी प्लस हम्म। वी डेल्टा पी हम्म। प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी, ऐसे कुछ लिखा था उसमें, तो ये चीज क्या हाँ, है? जब जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे होते हैं ना, जब प्रेशर में भी हाँ चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में भी हो रहा है, तो हम सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं फिर वहां पर। सर, उसमें तो हम पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल करते थे ना। हाँ, वो तो तब करते हैं कि वो पहली आपको स्टेट बता देता कि पहले वाली स्टेट में प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था। फिर हाँ। दूसरी स्टेट में चले गए तो प्रेशर इतना हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया। तब तुम क्या करेंगे, पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल, है ना। यस और सर। सपोज ऐसे कह दें कि भाई प्रेशर पहले इतना ही रख के पहले वॉल्यूम चेंज किया गया, तो फिर क्या हो गया हमारे पास, पी डेल वी वाला आ गया ना फिर पहले। फिर आगे हमें बताया गया कि नहीं, अब क्या किया गया कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर चेंज किया गया। तो जैसे जैसी कंडीशन आती जाएंगी वैसी वैसी आती जाएगी। तो बहुत केसेस होते हैं, लेकिन इतना आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना मैंने बताया उतना सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। वो तो बहुत कैलकुलेशंस होती हैं आगे भी, लेकिन नीट लेवल पर सफिशियंट है इतना। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से आपको आइडिया होने लग जाएगा। अभी क्वेश्चन शेयर करूंगा ना, क्वेश्चन दूंगा, मैंने अभी आपको डीपीपी दी नहीं ना इसकी, जब यस बीपीपी सर। दूंगा तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे होता है। फिर इस कंडीशन में वो कंडीशन देखते ही पता लग जाएगा आपको क्या लगेगा। ओके सर। सर हम्म। सर जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस होता है तो उसमें एंथैल्पी अनअफेक्टेड क्यों रहती है, मतलब वो सेम ही रहती है क्यों ना सके? आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। देखो, अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो आप आइडियल गैस का, तो आइसोथर्मल हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया ना। यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो होगा ही नहीं। सर इंटरनल एनर्जी नहीं, एंथैल्पी। हम्म। एंथैल्पी एडियाबेटिक कंडीशन में होगा बेटा, एंथैल्पी ऐसे नहीं होगा जीरो। सर कोई और जीरो कंडीशन लग रही। अफेक्टेड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, अनअफेक्टेड। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है, तो इसका मतलब ये होगा कि एंथैल्पी किस चीज पे डिपेंड करता है, हमें ये देखना है ना। एंथैल्पी जो होता है किसी चीज का भी, हीट कंटेंट जो होता है वो चीज हमें देखनी है, एच देखना है, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है।
मतलब नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कितने लेते हो, जैसे बार बार कहते हैं ना अपने पर मोल लेंगे तो इतनी कैलकुलेशन आएगी, मोल ज्यादा लेंगे तो इतना आएगा। तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एंथैल्पी दो चीजों पे डिपेंड करता है, अमाउंट एंड टेम्परेचर। एंथैल्पी भी तो एक एनर्जी ही है ना, वो तो नाम बदल दिया आपने। एंथैल्पी अपने कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्कस कर रहे हैं तो। सर मतलब फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे भी जो एंथैल्पी होगी वो सेम ही रहेगी, चेंज हाँ, नहीं होगी। चेंज नहीं होगी उसकी। ओके सर। अभी एक्चुअली क्या है कि मुझे आपको ना कुछ क्वेश्चंस अभी देने थे जो अभी मैंने नहीं पहुंचे आपके पास। मैं डालूंगा तो क्वेश्चन करोगे ना और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन से डिसाइड होगा, मतलब एक ही चीज जो है वो यूनिट से डिसाइड होती है कि वो एंथैल्पी की बात कर रहा है या इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है या हीट की बात कर रहा है या स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है। वर्ड हीट बोल रहा होगा, लेकिन मान लो यूनिट लगा हुआ है स्पेसिफिक हीट वाला, तो हम उसको हीट कंसिडर नहीं करेंगे बेटा, फिर हम स्पेसिफिक हीट कंसिडर करेंगे। आ जाएगा, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि ये टफ टॉपिक है, टफेस्ट टॉपिक में से एक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और क्लैरिटी आता जाएगा। मॉड्यूल करते हो ना बेटा, मॉड्यूल के क्वेश्चन बनाते हो जो अवेलेबल है अपना, जो आकाश, यस सर। जो अपना मटेरियल अवेलेबल है साइट पे, यस सर। तो उसके क्वेश्चन बनाते हो, मटेरियल में भी दे रखे होते हैं। एक्सरसाइज सर जो फर्स्ट। सर जो टॉपिक हो जाते हैं उसके तो कर लेता हूँ। हाँ, उसकी साथ में ना प्रैक्टिस कर लिया करो। और पीछे फिर लेवल दे रखे हैं, लेवल फर्स्ट सेकंड ऐसे भी दे रखा है मॉड्यूल के बाद लास्ट में। क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाओगे तो उतना फेमिलियर क्वेश्चन बनेगा, उतना फायदा होगा। सर हम्म। सर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, अगर उसमें ऐसे गिवन हो कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन रिएक्शन, हम्म। और रिएक्शन गिवन हो, हम्म। तो उसमें अगर रिएक्शन गिवन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो फिर उसके हिसाब से ही निकालेंगे फिर। पर मोल से, पर मोल करके निकालेंगे बेटा। सपोज वो बताएगा ना H2O2 का है, तो पर मोल H2O2 का लेके निकालेंगे हम। ओके सर, मतलब अगर ये वाली रिएक्शन है वाटर के फॉर्मेशन वाली, तो फिर से वाटर का 1 मोल लेके ही वन निकालेंगे मोल इसमें। लेके, हाँ 1 मोल लेके निकालेंगे बेटा, कैलकुलेशन हाँ, में क्योंकि 1 फिर मोल। आंसर नहीं तो डबल आ जाएगा अगर टू हाँ, एच नहीं टू तो ओ वो करा। वो डबल आंसर आ गया, लेकिन वो आंसर वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो 2 मोल के लिए आ गया ना। जो हाँ। डबल आंसर है वो 2 मोल के लिए, लेकिन हमारी बेसिक कैलकुलेशन 1 मोल करनी होती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें कोई डेटा लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज XYZ, जितना भी पर मोल लिखा होता है देखो आगे। हाँ, यस आ, सर। हाँ, तो इसका मतलब वो कैलकुलेशन हमारी पर मोल है जो कैलकुलेट करते हैं। अगर ज्यादा की करनी है तो मल्टीप्लाई करते जाओ जितने भी मोल का चाहिए हमें। वो ऑप्शन बता देगा आपको कि पर मोल चाहिए कितना चाहिए। ओके लेकिन सर। हमें अगर कुछ नहीं है तो पर मोल लेके चलना बेटा। ओके। सर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और फॉर्मेशन एंथैल्पी अलग है? फॉर्मेशन तो बेटा किसी स्पीसीज के फॉर्म होने में कितना बनता है, किसी एलिमेंट के या कंपाउंड के फॉर्म होने में। और रिएक्शन है तो उसमें जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ही हो,
दो कंपाउंड भी मिल करके नई रिएक्शन बना रहे होते हैं, सर तो वो लेकिन मतलब रिएक्शन। कैलकुलेट तो वैसे ही करेंगे ना कि पहले प्रोडक्ट की सबकी फॉर्मेशन हाँ, एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट। आज चलेंगे बेटा, और आगे बताऊंगा, आगे की केस आज डिस्कस करेंगे हम। ओके सर। देखो बेटा, करें स्टार्ट अभी। यस सर। यस सर। सर अभी जो बच्चे हैं वो आए नहीं है, वो ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे यही कह रहे हैं, असल में मैम लीव हो गई है तो लेट इन नहीं कर रहा कोई भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, एक मिनट देखता हूँ। मैडम ये बच्चे अटैच कर रहे हैं ना आपने कुछ? सर हम्म सर एक क्वेश्चन था ग्राफ वाला, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होता है ना कि गैस इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस, तो हम्म उसमें ये था कि उसमें मेंशन नहीं था कि वो आइडियल गैस है क्वेश्चन में, लेकिन हम तो अच्छा, आइडियली कंसीडर करेंगे ना हाँ ऐसे ग्राफ आइडियल करें, वाले में तो। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, आइडियल लेके करना हो। ओके सर, वैसे क्वेश्चन तो हो गया था, बस यही डाउट था। हाँ ये जब कुछ नहीं दे रखा हो ना तो आइडियल लेके करना होता है हमको। ओके सर। ये देखो बेटा। सर हम्म सर टेस्ट का क्वेश्चन था एक। टेस्ट अभी मंडे को हुआ है बेटा?
यस सर। सर नो मतलब सर। मंडे को, पहले वाले मंडे को। अच्छा यस। बेटा एंड में पूछ लेना, लास्ट में टाइम दे दूंगा है? ओके सर। याद करके पूछ लेना, अगर मिस हो जाए मेरे से पूछ लेना। बेटा थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे और हमारा पर्पस ये था कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, या इन जनरल एंथैल्पी बोल देते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो हम दो चीजों से करते हैं। एक, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया, एक वर्ड ध्यान रखना है, फ्रॉम फॉर्मेशन एंथैल्पी। जो भी स्पीसीज है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन एंथैल्पी से। एक होता है, दूसरा आज करेंगे हम, फ्रॉम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहां पर वहां फॉर्म है और यहां डिसोसिएट है, मतलब वहां बनाना है या तोड़ना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी लिखा होता है, सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी। जहां भी वर्ड फॉर्म दिख जाए बेटा आपको, वहां पर आपने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। जैसे डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, यहां पर डेल्टा एच रिएक्शन स्टैंडर्ड होगा तो ऊपर जीरो लगा देंगे। तो समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, जैसे पिछली क्लास में बताया, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट माइनस माइनस एंड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। जहां भी वर्ड फॉर्म दिख जाए, जरूरी नहीं है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही, या बॉन्ड, मतलब यहीं पर भी बॉन्ड डिसोसिएशन की बजाय बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखता तो फिर आपकी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती। जहां भी वर्ड फॉर्मेशन आ जाए तो प्रोडक्ट की जो भी वो एनर्जी है, जिस भी टाइप की है, उसमें से हम रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करते हैं। और जहां भी डिसोसिएशन वर्ड आ जाए, या बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड सीधा डायरेक्ट भी दे दिया जाए, या बॉन्ड एनर्जी भी दे दिया जाए, तो उल्टा हो जाएगा बेटा। डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी को मैं बीई से लिखूंगा, बॉन्ड एंथैल्पी को बीई से, बीई ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बीई ऑफ प्रोडक्ट्स, बीई ऑफ रिएक्टेंट समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वन बाय वन लेते हैं। जैसे केस फर्स्ट है ये आपके पास, सपोज ये केस बी है। दोनों चीजों से समझने की कोशिश करते हैं अपने। बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, फ्रॉम फॉर्मेशन एंथैल्पी से, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी से जो प्रोडक्ट के फॉर्म होने की एंथैल्पी है, उसमें से रिएक्टेंट के फॉर्म होने की एंथैल्पी वो सब गिवन होंगी, हमें माइनस कर देनी है। हमें करना क्या है, हमें अपना एक बैलेंस इक्वेशन बनाना है, या वो भी कई बार दिया हुआ होता है उसका भी, और उसके बाद उसमें जो डेटा दिए होते हैं वो रखने होते हैं। आज न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे इसके अंदर। और बॉन्ड डिसोसिएशन अगर वो कह रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर बात कर रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में उल्टा हो जाएगा। जो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की होगी माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं अपने। सपोज जैसे पिछली बार भी दिया, इस बार भी अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है कि सपोज H2 गैस, Cl2 गैस मिल करके HCl बना रहे हैं। ये रिएक्शन है। सपोज HCl गैस बना रहे हैं, तो HCl गैस का सपोज 1 मोल ले रहे हैं, ये फॉर्म हो रहा है, इसका निकालना है अपने को। तो ये बना दिया आपने हाफ H2 हाफ Cl2 HCl गैस, ये ले लिया बेटा।
अब अपने को क्या निकालना है, पहला केस इसी को समझते हैं, ये इस रिएक्शन की निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मेशन एंथैल्पी। रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल रहे हो, एफ मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी से। तो देखो रिएक्शन का एंथैल्पी फॉर्मेशन एंथैल्पी से निकाल रहे हैं फ्रॉम, ये आपकी फॉर्मेशन, चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी है। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, देखो बेटा इस केस में लिखूंगा मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा हमें, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा ना। और प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर बेटा, देखो HCl गैस। 1 मोल है तो 1 मोल लगा देंगे, फिर माइनस रिएक्टेंट लेना है आपको, तो रिएक्टेंट में लिखोगे फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2, लेकिन उसके मोल लिख देना हाफ, और ये गैसियस है प्लस ये हाफ भी ऑफ गैसियस, प्लस फिर हाफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Cl2 गैस। अब आपको कुछ बेसिक्स क्लियर रखने हैं। पिछली क्लासेस में याद किया आपने कि H2 गैस तो एलिमेंट्री स्टेट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्री फॉर्म H2 गैस और Cl2 गैस, तो ये तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्री फॉर्म है, ये भी और ये भी। जब भी ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्री फॉर्म होंगे तो इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड कितनी ली जाती है बेटा, आपने देखा 0। तो वो एग्जामिनर आपको जो है क्वेश्चन में देगा ही इनकी वैल्यू, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सीधा इससे निकालना होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो बराबर आ जाएगा जो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HCl गैस का हो जाएगा। अगर डेटा होगा हमारे पास फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HCl तो हम ये निकाल लेंगे। क्लियर। बट इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे दे देता, अब दूसरा वाला तरीका देखो, बॉन्ड वाला, बॉन्ड एनर्जी वाला, बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड ब्रेक करने वाली एनर्जी है, वही एग्जांपल लेता हूं अगेन में, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस और 1 HCl गैस। अब मैं यहां से कह देता हूं इसी रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, वही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, बट फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी से निकालना है। बॉन्ड एनर्जी, BE का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या आप क्या लिख सकते हो इसको, बॉन्ड एनर्जी से निकालना है। अब बॉन्ड एनर्जी से निकालना है तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब देखो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ऐसे बॉन्ड होता है ये वाला, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। ऐसे देखो Cl Cl के बीच ये बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। HCl, तो H और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या लिखोगे इसको आप, HCl लिख दोगे। तो आपके कोई डेटा दिए हुए होंगे, ये सारे डेटा X Y Z कुछ भी दे रखा होगा, लेकिन अब बॉन्ड एनर्जी से निकालना है तो आप इस रिएक्शन को एक काम करोगे, सॉल्यूशन ऐसे करोगे, तो इसके बॉन्ड क्लियरली लिख लो पहले आप ऐसे लिखो इसी रिएक्शन को, और हाफ H2 को क्या लिख देंगे बेटा, HH। H2 को क्या लिखोगे, HH। Cl2 को देखो क्या लिखोगे आप, Cl, और HCl को क्या लिखोगे, HCl। बॉन्ड दिखने लगेंगे उसके बीच, ये बॉन्ड आ रहा है। अब आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है बॉन्ड एनर्जी से, तो क्या फार्मूला बताया देखो मैंने, एंथैल्पी ऑफ फार्मूला किया था बॉन्ड एनर्जी ऑफ, पहले क्या लेने थे आपने इस बार, रिएक्टेंट, और माइनस क्या करना था फिर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी, जितने बॉन्ड हैं उनकी एनर्जी। तो अब इसको आप इक्वेशन से देख के बेटा पुट कर सकते हो। तो पुट देखो कैसे करोगे आप, जब यहां लिखोगे आप तो डेल्टा रिएक्शन का H0 है, पहले आप रिएक्टेंट लिख लो। रिएक्टेंट देखो कौन कौन है बेटा, एक तो ये बॉन्ड है HH, तो बॉन्ड एनर्जी H और H की, और कितने आगे हाफ लगा दो, HH हाफ है, प्लस
बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl। बिल्कुल बेसिक चीजें ये अभी बेसिक कर रहे हैं, अभी कैलकुलेटिव वैल्यू कैलकुलेशन पे जा ही नहीं रहे, अभी तो लिख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl का भी हाफ, रिएक्टेंट कंप्लीट हो गए, फिर माइनस, फिर प्रोडक्ट वाले लिखेंगे तो प्रोडक्ट तो यही है सिर्फ HCl, ये वाला देखो, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, और HCl कितना है हमारे पास 1। अब यहां पर जीरो कुछ नहीं लिखना बेटा, बॉन्ड एनर्जी जीरो नहीं होती, वो जीरो जो एलिमेंट्री स्टेट की बताई थी वो क्या बताई थी आपको, ऊपर वाले एग्जांपल में किया था, जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है फॉर्मेशन वो एंथैल्पी। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट का वो जीरो लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी जीरो नहीं होते, बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी, तो इसकी रिएक्शन ये बन जाएगी बेटा। क्लियर, किसी को डाउट? फिर इन दोनों मेथड से आंसर तो अलग अलग आ जाएगा। नहीं, अलग नहीं आएगा बेटा, सेम आएगा, क्योंकि वो डेटा अलग अलग होंगे ना दोनों के, बॉन्ड एनर्जी अलग आएंगी और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी अलग आएंगी, नेट रिजल्ट सेम आएगा दोनों का। वो तो गिवन होंगे, डेटा भी देखोगे आप, गिवन होंगे ये चीजें, तो वहां से पता लग जाएगा आपको। बॉन्ड एनर्जी के डेटा अलग होते हैं और फॉर्मेशन एंथैल्पी के डेटा अलग होते हैं, ये तो हम सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। क्लियर? देखो ऊपर सर वाले जैसे HCl है, हम्म तो ऐसा नहीं है कि बॉन्ड एनर्जी और फॉर्मेशन एंथैल्पी एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बॉन्ड एनर्जी का मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी, बॉन्ड फिर को वो क्वेश्चन में ही गिवन होगी। गिवन होगी, सब गिवन होगा बेटा आपको। वो अभी अभी तो बनाना इंट्रो दे रहा हूँ ना, फिर अब न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा मैं, डेटा दूंगा, तो ये सारी चीजें आपकी अपने आप पता लग जाएंगी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है इसमें। आपको बस ध्यान जरूर रखना है कि आप कौन से डेटा यूज कर रहे हो। तो आप देखो, फिर अगेन ऊपर से चलता हूं, बिल्कुल आपका माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी दो चीजों से निकल सकती है। वो दो चीजें क्या हैं, पहले तो ये याद करो, किस किस से निकाल सकते हो आप, बोलो क्या चीजें होंगी तो जिससे। फॉर्मेशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन हाँ, एनर्जी। ये देखो, इसीलिए मैंने सर्किल किया था यहाँ पर, फॉर्मेशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसएसोसिएशन। डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी जनरल। जब फॉर्मेशन एंथैल्पी के डेटा दिए हों तब कैसे निकालोगे, देखो मैंने क्या बोला फिर आपको, ये चीज ध्यान रखनी है, रिएक्शन लिख करके किसमें से कौन सी माइनस करोगे, देखो आप फॉर्मेशन प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस आपको गिवन होगी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और इधर आपको दूसरे वाला तो केस इसलिए तो पैरेलल लिखा है बेटा मैंने। और अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन डेटा दे रखे हैं तो फिर किससे लिखोगे आप, बॉन्ड डिसोसिएशन डेटा हो गए तो डेल्टा एच रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी पहले लोगे और प्रोडक्ट की बाद में लोगे, क्योंकि ये फॉर्म हो रही है, फॉर्म होता है तो कोई चीज बन रही है तो बनने वाली चीज में से जिससे बना है उसमें माइनस करते हैं, और जब तोड़ रहे होते हैं तो जिसको तोड़ रहे होते हैं और किस में कन्वर्ट होगा तो तोड़ने वाली में से, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करते हैं। क्लियर? और इसी के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बेटा, ये एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला कि H2 और Cl2 इस टाइप से रिएक्शन लिख लेनी है आपने, और अगर आपकी फॉर्मेशन एंथैल्पी से है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल सा फार्मूला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, स्ट्रक्चर को भी ओपन नहीं करना, H2 और Cl2 या HCl की स्ट्रक्चर को ओपन नहीं करना, तो सीधा आपने H2 से उसके अंदर आ जाना है, भाई HCl का ये लिखना है और इससे आपने निकाल लेना है। अगर आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है तो फिर आपको स्ट्रक्चर बेटा ओपन करना है, फिर आप ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिसका मैंने नीचे एग्जांपल दिया बेटा। अब स्ट्रक्चर जिस जो जो आती जाए वो साथ साथ में करते जाओ आप, जैसे H2 और Cl2 को HH Cl करके सोल्व करना है आपने, HH Cl करके आपने इसको सोल्व करना है। तो जैसे H2 को HH करके ओपन करके लिख दिया मैंने, और Cl2 को Cl करके लिख दिया मैंने, HCl को HCl करके लिख दिया मैंने। फिर आपने क्या किया, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी डेटा यूज करने हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बट बाय कैलकुलेशन हाफ बॉन्ड है तो हाफ लेना है, पूरा बॉन्ड होता तो हम पूरा बॉन्ड यूज करते। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलूँ आगे। जैसे एक मैं आपको और एक्सप्रेशन देता हूँ, कि सपोज मैं आपको एक और देता हूँ कि आपने सपोज ये दे दिया, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे फार्मूला बनाना सीखो, पहली चीज तो है फार्मूला बनाना। सपोज बेटा मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, जैसे जो यूज भी कर रहे हैं हम, कंबशन ऑफ मीथेन,
कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला जानते हो ना बेटा सभी, क्या होता है मीथेन का फार्मूला? CH4 CH4 सारे ही जानते हैं बेटा, देखो CH4, तो CH4 आप जानते हो। तो अब CH4 का कंबशन का इक्वेशन दे देते हैं अपने सबसे पहले, और इसको दोनों से निकालते हैं। कंबशन ऑफ मीथेन फ्रॉम, किस किस से निकालते हैं? फ्रॉम फॉर्मेशन एंथैल्पी। सपोज निकालना है आपको, एक्सप्रेशन ही निकालना है, और फ्रॉम दूसरे वाला किससे निकालना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या सिंपली बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। अब सपोज इसको बनाते हैं अपने, तो इसको बनाते हैं कंबशन ऑफ मीथेन। तो पहले हम ए पार्ट लिखते हैं, फिर बी पार्ट बनाते हैं। तो पहले वाला ए पार्ट लिखेंगे, तो कंबशन ऑफ मीथेन मतलब मीथेन का 1 मोल लिखो, CH4 गैस प्लस ऑक्सीजन, O2 गैस, CO2 गैस और प्लस H2। कुछ नहीं दिया हुआ है तो रूम टेम्परेचर लेना है, रूम टेम्परेचर पर वाटर ये होगा। तो बनाओ बेटा, देखो प्रैक्टिस करो, इस पर बनाओ। इसको बैलेंस मैंने दे ही दिया, 1 मोल लेना, 1 मोल लेके बनाओ इसको। क्या एक्सप्रेशन आएगा फिर मैं बताता हूं आपको, मैं भी बताऊंगा। सर फॉर्मेशन एंथैल्पी तो आ जाएगी, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4। फॉर्मेशन एंथैल्पी आ जाएगी आपकी CH4। यस सर। देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी तो बैलेंसिंग से सीधा ही पता लग रहा है, जैसे 1 CH4 और 1 है तो यहाँ पर कार्बन 1 हो गया आपका, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करना है 2 ये 4 है तो 2O2 4 हो गया। तो यहाँ पर आप सीधा लिख दोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब कंबशन रिएक्शन है तो कंबशन बोल दो। स्टैंडर्ड इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी से निकालना है ना ये पार्ट, तो क्या फार्मूला यूज करोगे? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां से देखो कंबशन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखो ये और ये है, तो देखो ब्रैकेट लेते हैं, 1 1 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 गैस, फिर प्लस 2 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2 लिक्विड, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, फिर इधर रिएक्टेंट आ जाएगा 1 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4 गैस प्लस ट्वाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2। बट फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2 कितना हो जाएगा? ये देखो ये एलिमेंट्री स्टेट आ गया 0। मोस्ट अबंडेंट, तो इसको हटा दो, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म तो 0 हो गया, ये हट जाएगा बेटा, ये हट जाएगा तो हमारे पास जनरल रिएक्शन ये रह जाएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसमें ये आ गई, कंबशन रिएक्शन का एंथैल्पी, ये कंबशन का रिएक्शन हो गया। यहाँ पर 1, अगर ये डेटा होते तो हम पुट कर देते, क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाता बेटा। बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये सारी चीजें हमें करनी होती और ये आ जाता, ये बन गया। किसी को डाउट? अब देखो दूसरा एक्सप्रेशन लिखा, किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो बता दो बेटा। क्लियर है? यस सर। चलो आगे। अब अगर हम दूसरे वाला काम करते हैं, इसमें हम निकालते हैं उस वाले दूसरे वाले तरीके से। बी है जो बॉन्ड एनर्जी वाला, बी पार्ट बॉन्ड एनर्जी। अगेन रिएक्शन लिखो बेटा, CH4 2O2, बैलेंस इक्वेशन आ गया था हमारे पास, CH4 गैस 2O2 गैस CO2 गैस और H2 लिक्विड था। अब ध्यान देना बेटा, कुछ स्टूडेंट ध्यान देना, क्योंकि इनका जो है स्ट्रक्चर आपका काम आएगा यहाँ पर। तो हाँ सर 2H2O था। हाँ वो बैलेंस कर दो बेटा, 2H2 हो गया।
अब देखो, अब इस रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखना, बॉन्ड एनर्जी है तो सारे बॉन्ड क्लियर करो। CH4 है तो देखो CH4 में ओपन करके लिखो इसको, CH4 के जितने बॉन्ड हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैटर करेगी, तो CH4 ऐसा होता है, ये हमें याद करना है। फिर CH4 ऑक्सीजन जो है आपका ट्वाइस ऑक्सीजन होगा O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O। फिर देखो CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C में 2 O होते हैं, तो कैसे मर्जी लगा दो, लेकिन एक बार आपको कुछ बच्चों ने स्ट्रक्चर नहीं की हुई है तो उनको स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना है कि भी स्ट्रक्चर ऐसे करना है हमने। CO2 और H2O है तो 2 तो आ ही गया, H2O में भी लिखना है HOH, ओपन करके लिखना है। अब देखो जब आप ओपन करके लिखोगे तो अब आपको सारे बॉन्ड पता लग जाएंगे, रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड है, प्रोडक्ट में कौन कौन से बॉन्ड है। तो फार्मूला क्या है देखो हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो भी कंबशन एंथैल्पी ले रहे हो आप, कंबशन एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी से निकालना है तो क्या फार्मूला होगा बेटा, कौन से बॉन्ड लेने हैं पहले वाले, कौन से बॉन्ड की एनर्जी लेनी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जितना भी है सब समेशन कर दो, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहां आ जाओ, आप देखो रिएक्टेंट में पहले ये CH4 रिएक्टेंट है, CH4 में ये वाला बॉन्ड कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, CH बॉन्ड। CH बॉन्ड। ऐसे कितने बॉन्ड है काउंट करो, देखो ये सर, वाला ऐसे 4 चार बॉन्ड। है। 4 है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर पहले 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड के 4 बॉन्ड आ गए। अब आ जाओ देखो दूसरा, देखो CH4 क्लियर हो गया, दूसरे वाले पे आओ ऑक्सीजन पे, O डबल बॉन्ड हो, कितने बॉन्ड है ऐसे 2 तो मैं लिख दूंगा +2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ये सारे डेटा गिवन होंगे। फिर आ जाओ, ये हो गया सोल आपका रिएक्टेंट। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट में देखो एक CO बॉन्ड ये रहा, एक CO बॉन्ड ये रहा, तो CO बॉन्ड कितने मेरे पास 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O कितने 2 हो गए ऐसे, प्लस देखो एक वाटर में ये HOH और ये OH कितने बॉन्ड है HO, वेरी गुड बेटा, एक वाटर में तो 2 थे ना, तो कितने वाटर मोलिक्यूल हैं देखो मेरे पास, यहाँ तो 2 लगा हुआ है, तो देखो HOH HOH, तो बॉन्ड कितने हो गए 4 4 हो गए ना, तो मैं लिखूंगा 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ कौन सा बॉन्ड, HO या OH बॉन्ड। अब इन सब बॉन्ड क्या है डाटा गिवन होंगे तो हम पुट कर देंगे और कैलकुलेशन बना लेंगे। तो हर एक बॉन्ड को आपने यूज करना है, लेकिन बॉन्ड को यूज करने के साथ साथ क्या रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि उस बॉन्ड की एनर्जी आपको गिवन है या नहीं है, गिवन है या नहीं। क्लियर है बेटा, किसी का कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है वो। चलो आगे सर डबल बॉन्ड में हाँ डबल बॉन्ड दो एटम के बीच वाले बॉन्ड को एक बॉन्ड काउंट करना, चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, जैसे देखो इधर ये लिखूं, चाहे ये मैं ये लिखूं, चाहे ये मैं लिखूं, तो ये बॉन्ड एक होगा, यहां भी एक बॉन्ड होगा, यहां भी एक बॉन्ड होगा, यहां भी एक बॉन्ड होगा, तीसरे वाले में ये सिंगल बॉन्ड होगा एक, ये डबल बॉन्ड होगा एक, और ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं कि इसको 3 बॉन्ड काउंट करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C को, हाँ अगर 2 C ट्रिपल बॉन्ड C है ऐसे, अब 2 बॉन्ड काउंट करेंगे हम इसको, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, उसको 2 एटम के बीच का जो भी बॉन्ड है उसको एक बॉन्ड लेना है बेटा। क्लियर? ओके सर। सर थैंक यू। हाँ बोलो। सर ये CH4 में C बॉन्ड H जो होंगे, इनके बीच में जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्या हाँ। इन सबकी एनर्जी सेम होगी? नहीं बेटा, होती अलग अलग है, लेकिन एवरेज सेम लेते हैं अपने, वो क्वेश्चन में sir. एवरेज गिवन देगा, वो सेम लेके करना, हर एक की एनर्जी अलग अलग वैसे आती है। हाँ सर, मैं वही सोच रहा था। आएगी अलग, लेकिन एवरेज सेम लेते हैं। जैसे देखो अब मान लो, अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल डालते हैं। सर हाँ बोलो। सर चारों बॉन्ड्स की एनर्जी अलग अलग क्यों आएगी? क्योंकि देखो इसमें जब एक बॉन्ड हट जाएगा, जब एक बॉन्ड हट जाएगा तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा,
जैसे एच सी एच 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 में मान लो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, तो अब मोलिक्यूल अलग टाइप का बन गया, ये इस टाइप का बन गया एच एच। अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, क्या हुआ, वो उस चीज पर डिपेंड करेगा। अब इसकी स्ट्रक्चर अलग थी, पहले देखो सारे सिमिलर लग रहे थे, लेकिन अब सिमिलर नहीं रहे। अब ये वाला कार्बन जो है अलग टाइप का हो गया, ये सी एच अलग हो गया। अब इससे निकालना किसी चीज से, अभी हमने आईपी वैल्यू पढ़ी थी ना एक पीरियोडिक टेबल, उसमें पीरियोडिक टेबल में, कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बदलती जाती है। इससे ये अलग स्ट्रक्चर है, अगर एक एच और निकाल दूंगा तो ये फिर अलग हो जाएगी, इसलिए अलग अलग वैल्यू आएंगी, थोड़ा बहुत फर्क आएगा उसके अंदर। सर लेकिन जब चारों एच एक साथ होंगे वहां पे प्रेजेंट, तब तो इक्वल आनी आएगी। एक साथ निकालोगे तो फिर एवरेज कंसिडर करोगे ना। भाई ये कैसा हुआ, ये बात ये हुई कि मैंने आपका एक टेस्ट लिया, आप ए स्टूडेंट हो, मैंने आपका एक टेस्ट लिया, पहले एक टेस्ट लिया, फिर दूसरा टेस्ट लिया, फिर तीसरा, अलग अलग टाइम पे लिए। तो अलग अलग टाइम पे जरूरी नहीं है ना हर बार मार्क्स इक्वल आए आपके, यस सर। लेकिन आप चारों का एवरेज कैलकुलेशन बनाओगे वो तो सेम आएगा ना। आप कहोगे सर मैंने 1 2 3 4 टेस्ट दिए हैं और उनके टोटल मार्क्स इतने आए हैं, तो सम करके एवरेज निकाल लोगे आप, तो एक एवरेज आइडिया आ जाएगा कि आप कितने आ गए। ये तो कैलकुलेशन है ना। यस सर, ओके सर। सर हम्म सर ये ऊपर वाले जो रिएक्शन है जिसमें हमने रिएक्शन एंथैल्पी निकाला है, उसमें तो ये वाटर का भी जीरो होगा ना एंथैल्पी? नहीं बेटा, वाटर वाटर एलिमेंट नहीं है ना, वाटर एलिमेंट थोड़ी ना है। वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है, तो किसी भी कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होती बेटा, वो एलिमेंट्स के लिए होती है। ओके। अब सपोज देखो, मैं प्रॉब्लम देता हूं आपको यहाँ पे। अब आप बेटा कैलकुलेट करना, जितना खुद अपने हैंड से कैलकुलेट करोगे चीजें, उतना आपके लिए जो है बेनिफिट रहेगा। मैं ये प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं आपके सामने, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस आपको ये देखना है और प्रॉब्लम सोल्व करना है। आपने खुद पढ़ना है, मेरी तरह सोचना है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि क्या दिया हुआ है और कैसे सोल्व करेंगे। बनाओगे बेटा? यस सर। करोगे ट्राई, जरा करो देखो। सर -22। -22। और स्टूडेंट निकालो बेटा, और किसका क्या आया देखो।
सर -22 सर -22 आ रहा है। -22 आ रहा है। तो देखो आपने कैलकुलेशन किया होगा, और कैलकुलेशन में सबसे पहले देखो आपने यहाँ पे फोकस करना था आपको कि भाई ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। जिन बच्चों ने यहाँ फोकस किया उन्होंने फटाफट आंसर दे दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख डाल दी बेटा उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया था, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ HCl बोल दिया, तो HCl का 1 मोल लेना था। पहली बात तो HCl का 1 मोल बनाना था, तो H2 प्लस Cl2 और HCl, इसका 1 मोल बनाना है, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी से सोल्व करना है, तो इसका मतलब इनके बॉन्ड ओपन कर देते हैं। बॉन्ड हो जाएगा HH और हाफ ClCl, सोल्व करोगे तो 1 मोल ऑफ HCl। इसको भी ओपन करके लिख लो, तो बेटा ये आपका हो जाएगा HCl। अब बॉन्ड एनर्जी का फार्मूला यूज करना था, तो सिंपल ही तो थी, रिएक्शन एंथैल्पी निकालनी है। तो अब देखो यहाँ दो बातें थी, उसने पूछा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और दे रखा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप क्वेश्चन की थीम समझ सकते हो कि दोनों क्वेश्चन से अगर मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी से निकालता तो ये रिएक्शन आता, डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HCl माइनस हाफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस हाफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ Cl2। लेकिन H2 और Cl2 तो फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 आती है यहाँ पर। तो इसका मतलब पहले वाली इक्वेशन से मुझे सिर्फ ये मिलता कि एंथैल्पी, रिएक्शन की एंथैल्पी किसके इक्वल आती, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HCl। इक्वेशन फर्स्ट होगी। और बॉन्ड एनर्जी से निकालता तो यहां निकालता, यहां से रिएक्शन क्या आता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। अब ये इक्वेशन सेकंड होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी मैंने बताया था ना कि दोनों में सेम ही आती है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो इधर आनी चाहिए वही इधर आनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, सो यू कैन सी हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट डायरेक्ट डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। सब कुछ तो गिवन था बेटा। अब ये फॉर्मेशन एंथैल्पी निकल आता आपका। तो H2 और Cl2 में आपको जो जो चीजें दे रखी थी वो पुट कर दो। देखो पुटिंग में देखो आप, ये ऊपर दे रखी है H2 Cl2 एंड HCl। तो H2 तो हाफ H2 की पुट करोगे आप 104 प्लस फिर हाफ बॉन्ड एनर्जी Cl2 की दे रखी है 58 माइनस बॉन्ड एनर्जी HCl की 103। तो ये सोल्व किया आपने तो ये कितना आ गया आपका, देखो 52। ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा 29। तो 52 एंड 29 71, ये प्लस का आ गया आपके पास, प्लस का 71। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है बहुत, मतलब कैलकुलेशन है ना ये 81। तो कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन में आपने बड़ा ध्यान रखना है, प्लस माइनस कोई डिजिट इधर उधर हो जाए तो ये माइनस का है ये प्लस का है। तो देखो ये कितना गया, ये 2 हो गया है ना, ये 22 आ गया, लेकिन साइन बड़े वाले आएगा ना तो -22 आ गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, -22 किलो कैलोरी है। तो कॉन्सेप्ट दोनों यूज हुए। एंथैल्पी, अब कोई ये सोचेगा कि सर ने तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फार्मूला बताया था, पूछ लिया फॉर्मेशन ऑफ HCl, डेटा दे रखे हैं बॉन्ड एनर्जी, ऐसा तो सर ने कुछ बताया ही नहीं। तो ये आपको सोचना था बेटा कि आपको दोनों फार्मूले पता है, डेल्टा H रिएक्शन का फॉर्मेशन एंथैल्पी से भी निकल सकता है अगर एलिमेंट्री स्टेट गिवन है। तो एलिमेंट्री स्टेट गिवन है तो इस क्वेश्चन से क्या समझे बेटा, आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ आनी चाहिए कि इफ, नॉलेज क्लाउड क्या हो गया, इफ reactants are in most abundant elemental form
ये स्पेशली ध्यान देना है। इफ रिएक्टेंट्स आर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म देन डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो बना रहे हो आप, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या देख रहे हो आप बेटा, कैलकुलेशन ही तो है। और है क्या चीज इसमें, इजी है लेकिन है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जब तक समझ नहीं आता तब तक बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन समझ आने लग जाए तो बड़ी इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास रिएक्टेंट मोस्ट अबंडेंट फॉर्म, हर जगह नहीं लगाना, ये उसी जगह लगाना है जहां पर रिएक्टेंट आपका एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है। तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा वो फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। फिर से बता दो लास्ट वाला जो आप नॉलेज करना है। अगर आपके पास रिएक्टेंट जो है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हैं। जैसे इस केस में देखो रिएक्टेंट है, HCl को बनाने के लिए रिएक्टेंट H2 और Cl2 है, तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ही तो है। जब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है तो ये प्रूव तो किया आपने, डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HCl होगा, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है उनका जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में डेल्टा H रिएक्शन की जगह डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, ये डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर। तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, देखो डेल्टा H रिएक्शन की जगह अभी हमने यही किया है, ये देखो डायरेक्ट यही लिख दिया हमने, डेल्टा H फॉर्मेशन, बाकी बॉन्ड एनर्जी वगैरह वही है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बजाय फॉर्मेशन, F का मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो। बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट में बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट से, बॉन्ड एनर्जी के फार्मूला किया था तो क्या किया था आपने, डेल्टा H रिएक्शन किया था ना, डेल्टा H रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी से निकाली थी, तो ये फार्मूला किया था। और अगर आपके रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में है जैसे H2Cl2 है, तो आप डेल्टा H रिएक्शन की जगह डायरेक्ट डेल्टा H फॉर्मेशन HCl लिख सकते हो, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। क्लियर? यस सर। सर ये तभी होगा ना जब एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो। हाँ वेरी गुड बेटा, दैट इज द नाइस जॉब, कि ये तभी होगा जब प्रोडक्ट एक ही हो और रिएक्टेंट क्या हो, द सारे के रिएक्टेंट सारे अबंडेंट वाले फॉर्म में। मोस्ट अबंडेंट वाले फॉर्म हो एंड प्रोडक्ट वन हो। दो प्रोडक्ट होंगे तो फिर नहीं लगेगा ये, क्योंकि दो के लिए कैसे बनाओगे फॉर्मेशन, फिर नहीं लगेगा आपका, दोनों प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे फिर आपको। सर जब दो प्रोडक्ट होंगे तो दोनों प्रोडक्ट का सम तो सम आ जाएगा, सम लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अब आपका बिल्कुल सही जा रहा है पॉइंट कैलकुलेशन की तरफ। एक होगा तो एक के लिए, दो है तो दो के लिए। फिर देखो मैं और आपके सर सामने, अगर प्रोडक्ट में हाँ से कोई एक मतलब मोस्ट अबंडेंट हो तो उसमें भी तो वो प्रोडक्ट में आ जाएगा ना। हाँ, तो प्रोडक्ट आ जाएगा, वो तो कैलकुलेशन है, जितने मर्जी बेटा उसके साइड क्वेश्चन बन जाए, फिर उसकी साइड वाले की जीरो हो यस जाएगी। सर। फिर सपोज एक और बना के दिखाओ, मैं यहाँ लिख रहा हूं आपको। ये निकालो जरा बेटा।
सर -92 किलो जूल। माइनस 92 आ रहा है, सभी का आ रहा है बेटा इतना। यस सर, -92। लेट मी चेक। देखो बेटा, फार्मूला तो वही है बिल्कुल, इसीलिए मैंने दोबारा दिया था कि एक बार रिवाइज हो जाए। हाफ HH और हाफ ClCl, इधर HCl आ गया ना। अब देखो ये एलिमेंट्री फॉर्म आ गई, ये एलिमेंट्री फॉर्म है और ये 1 मोल है प्रोडक्ट का, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट लगा दो, ClCl माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट यूज कर सकते थे आप। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन वाला दे रखा था उसने 435 प्लस हाफ, क्लोरीन भी दे रखा था उसने 243, और माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl आपको दे रखा है 431। तो आप दोनों का इसका हाफ कर लेंगे, 21755 आ रहा है, तो 217.5 और ये 121.5 कितना हो गया देखो जरा, 339। अब ये प्लस का है और माइनस का है 431, 339, ये 2 आ गया या 9 आ गया, साइन बड़े का आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है बेटा। फिर -92 किलो जूल पर मोल, ये कैलकुलेशन आ गई। क्लियर? यस। अब सपोज आप क्या करो, इसमें बॉन्ड एनर्जी की बजाय मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जैसे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी वाले करते हैं, फिर प्रैक्टिस कुछ न्यूमेरिकल उसका बनाते हैं। सपोज हमें इस तरीके से प्रॉब्लम दे दिया गया, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट कह दो एनर्जी कह दो, सब का बात एक ही है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CCl4 H2O CO2 and HCl at 298 केल्विन आर। कुछ डेटा ले लेते हैं, -25.5, -57.8, -94.1 and -22.1 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। आपको क्या करना बेटा इस केस में, ये एक रिएक्शन दे रहा हूं, फॉर द रिएक्शन CCl4 प्लस 2H2O। अब रिएक्शन उसने अपने को दे ही दिया, रिएक्शन CO2 प्लस 4HCl। इसके लिए आपको निकालना है व्हाट विल बी डेल्टा H। अगर डेल्टा H पूछ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन आ गया वापिस बेटा, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है, ये रिएक्शन निकालना है बेटा। तो बताओगे जरा, मुझे बोल के बताओगे कैसे निकालोगे इसको। ये
क्वेश्चन आपके सामने है, डेटा आपके सामने है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दी, सर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ। यस बेटा, बिकॉज इस बार आपको आपका फोकस यहाँ रहना चाहिए। सभी बच्चों के दिमाग में यही बात आनी चाहिए थी बेटा अभी, कि उसने अब की बार फॉर्मेशन दी है, बॉन्ड नहीं दे रखा, फॉर्मेशन दी है। तो फार्मूला क्या लगाओगे आप? जिसने बस फार्मूला रिकग्नाइज कर लिया उसके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, डेल्टा एच निकालना है। तो अब की बार उसने फॉर्मेशन एंथैल्पी लेनी है, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड निकालना है, स्टैंडर्ड ले लो, प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कैलकुलेट करो, अब जरा सॉल्व करो। सर -41.4। -41.4। आप लोगों का आ रहा है -41.4 किलो जूल में आ रहा है ना। तो देखो बेटा, इस बार एक तो कोई एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, सभी जो है मोर देन वन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, मतलब कंपाउंड है आपके। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यूज करोगे तो प्रोडक्ट हमारे पास CO2 है, इसका 1 मोल ही दे रखा है, तो 1 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2। दूसरा प्रोडक्ट HCl दे रखा है, तो 4 टाइम लोगे बेटा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HCl। अब की बार ये प्रोडक्ट हो गया, फॉर्मेशन एंथैल्पी ले रहे हैं, फिर रिएक्टेंट, तो CCl4 है, 1 ही है, तो 1 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CCl4। फिर माइनस ये 2 है, तो 2 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो डेल्टा H, बस वैल्यू रखनी है बेटा। CO2 का देखो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी ध्यान देना है, फोकस रखना है। 3rd नंबर वाला CO2 है, 3rd नंबर वाला आ जाएगा 94.1 प्लस 4 HCl देखो लास्ट वाला है, HCl आ रहा है -22.1, ये कैलकुलेशन इधर हो गई। फिर माइनस CCl4 वाला लो, देखो CCl4 फर्स्ट वाला है माइनस, तो प्लस माइनस का बड़ा लफड़ा रहेगा आपका, तो ध्यान रखना है इस बात का। फिर माइनस ये वाला आ गया, ट्वाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O यूज करना है, तो H2 सेकेंड नंबर वाला -57.8। अब कैलकुलेट करना बेटा। सर हाँ बोलो। ये जो फॉर्मूला है सर, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा FH2O जो है वहाँ पे तो पॉजिटिव साइन आएगा ना हाँ पर सर, वो जो रिएक्टेंट्स का जो सम करते हैं वहाँ पर। हाँ मैंने माइनस लगा दिया क्या? नहीं बेटा, ये प्लस सही है, ये प्लस ही आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। वो तो सम आएगा अंदर, अलग अलग सम आएगा ना। अब ये कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लोगे बेटा? छोड़ दूं यहाँ पर? यस सर। Yes, लेकिन sir. लेकिन ये बेटा आप मत छोड़ना, जब घर पे प्रैक्टिस करो तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना है आपने, क्योंकि आपने अगर छोड़ दिया इसको तो फिर कैलकुलेशन नहीं सीख पाओगे। आपको कैलकुलेशन सीखना, आप हमेशा एंड तक ले जाया करो कैलकुलेशन को, बीच में मत छोड़ा करो। उससे क्या है, आप सीख पाओगे कि कैलकुलेशन, अंदाजे भी लग पाएंगे इतना, या कोई बार क्वेश्चन हाथ से किया होता है तो आंसर ही याद हो जाता है कि ये आंसर आएगा, इसलिए आपने कंप्लीट ले जाना है उसको। जैसे ये दिया देखो मैंने, एक और दे देता हूँ, ये कंप्लीट करके बताना मुझे आप।
the standard enthalpies of formation of N2O and NO are 28 and 90 kilojoule per mole respectively. The enthalpy of the reaction रिएक्शन दे देता हूं मैं आपको। देखो वाटर है, सपोज वाटर की O2 के साथ रिएक्शन करवा दिया आपने और 4NO बना दिया। ये H2O नहीं होना, N2O कर दो इसको, N2O O2 और 4NO बना दिया। अब देखना बेटा, पर मोल कहीं नहीं दिया मैंने एक रिएक्शन ही दे दिया, इस रिएक्शन का ही निकालना है आपने। इस रिएक्शन में मेरे ऑप्शन क्या होंगे, इसमें पर मोल नहीं लिखा होगा। देखिए 8 किलो जूल, इसका मतलब इस रिएक्शन का पूछ रहे हो आप। ये आपका 88 किलो जूल, थर्ड -16 किलो जूल, फोर्थ ये आपका 304 किलो जूल। निकालो जरा, देखो बेटा इसका। आपको रिएक्शन दिया हुआ है, पर मोल वोल कुछ नहीं करना है इसमें, जो रिएक्शन दिया हुआ है उसी का निकालना है, कंप्लीट रिएक्शन का निकालना है। एक तरह से 4NO के लिए निकालना है आपने, वो आपके ऑप्शन से डिसाइड हो रहा है। अगर ऑप्शन में होता ना 8 किलो पर मोल तो NO का पर मोल वो बताता आपको कि उस किसके पर मोल। 304 किलो जूल। 304 किलो जूल। तो बेटा रिएक्शन आपको दिख ही रही है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है इसका। तो प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर्मेशन एंथैल्पी है, फिर देखो जब भी फॉर्मेशन वर्ड देखो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और डिसोसिएशन देखो जहां भी डिसोसिएशन वर्ड है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया करो। फॉर्मेशन है तो 4NO की वैल्यू, एक ही प्रोडक्ट है आपका, NO का वैल्यू देख लो, N2NO 90, N2O का 2 है 28, और ऑक्सीजन का कितना लेना होगा बेटा यहाँ पर? 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है, ये एलिमेंटल फॉर्म है तो 0। तो ये कितना आ जाएगा 360, और ये कितना हो गया 56। तो सोल्व करोगे तो 304, वो भी पॉजिटिव का किलो जूल आ जाएगा। सर किलो जूल पर मोल नहीं होगा? नहीं, पर मोल नहीं बेटा इस बार, क्योंकि रिएक्शन में पर मोल कहाँ दिया हुआ है। रिएक्शन में देखो 2N2O O2 मिलके 4NO बना रहे हैं, तो NO के 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पर मोल नहीं बोलेंगे, इस रिएक्शन की ही निकली है ये, इस रिएक्शन में जितने भी यूज हुए हैं। ओके सर। नहीं तो सर फिर वैसे लिखा होता ना कि पर मोल ऑफ NO या पर मोल ऑफ N2O ऐसे पूछता हो, तो पर मोल NO या तब आता, तब 4 से और डिवाइड कर देते फिर हम लोग। क्लियर? यस सर। अब इसके साथ देखो बेटा, कुछ सिंपल से रूल होते हैं, थर्मोडायनेमिक के सिंपल रूल होते हैं कुछ। बिकॉज ये एंथैल्पी तो एक एनर्जी है, एंथैल्पी भी एक एनर्जी है, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व होती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे यूज कर सकते हो, देखो एज एग्जांपल, मान लो आपने कोई इक्वेशन रिवर्स कर दी, कोई रिएक्शन रिवर्स कर दिया आपने, ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन
its sign will be changed. इट्स का मतलब यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, डेल्टा एच का एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन डेल्टा एच साइन विल बी जो होगा चेंज होगा। जैसे जैसे ऊपर वाली रिएक्शन ही है बेटा, आपने ये रिएक्शन ली, आपने ये रिएक्शन लिया, तो सपोज मैं कहता हूं कि एज एग्जांपल ये लिया कि H2 प्लस I2 और आपने बनाया बेटा HI, हाफ H2 हाफ I2 और आपने बनाया इसका HI मतलब यहां पर हीट आपकी 6.2 किलो कैलोरी हीट मैंने ऐड की। ऐड का मतलब देखो क्या है, इसको जरा प्रैक्टिकली सोचो, जब H2 और O2 ऐड कर रहे हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट के साथ ये हीट आ रही है, तो हीट आ रही है, तो इसका मतलब जब भी हीट को चेक करना होता है तो रिएक्टेंट उसका साइन चेक करना हो तो रिएक्टेंट साइड जाके देखते हैं बेटा। तो इसी रिएक्शन को देखो इधर देखोगे ले जाके, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, और हाफ H2 प्लस हाफ I2, रिएक्टेंट साइड जाके देखो क्या साइन आ रहा है, माइनस 6.2 किलो कैलोरी HI। इसका मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो ये एनर्जी माइनस का मतलब रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शंस को, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ये चाहे ऐसे लिख दो ये भी करेक्ट है बेटा, ऊपर वाला भी सिंबल करेक्ट है, नीचे वाला भी सिंबल करेक्ट है। इस दोनों चीज ये शो कर रही है कि ये रिएक्शन जो है हीट रिलीज हो रही है, मतलब इसको क्या बोलोगे आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम जो एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का साइन हम नेगेटिव लेते हैं। इस नेगेटिव का मतलब है रिएक्टेंट साइड में जाके देखोगे तो नेगेटिव दिखेगा आपको, यहाँ नहीं, प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो पॉजिटिव दिखेगा। तो मैंने ये रिएक्शन लिख दिया आपका H2 प्लस I2, तो यहाँ मैंने 6.2 कर दिया। तो मैं सिंपली आपसे ये पूछूं कि भाई अगर मैंने ये रिएक्शन पलट दी, रिवर्स रिएक्शन लिख दी, तो क्या आंसर आएगा। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आया नेगेटिव, जो भी आया, तो डेल्टा एच आ गया इसका नेगेटिव 6.2 किलो कैलोरी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके लिए क्या होगा, HI, अब मैं अलग से आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने सपोज ये रिएक्शन दिया, हाफ H2 प्लस हाफ I2 मिलके बना रहे हैं HI, और अलग से मैंने लिख दिया इसकी डेल्टा एच जो है इस रिएक्शन की माइनस 6.2 किलो कैलोरी है रिएक्शन में। माइनस का मतलब क्या चीज शो कर रहा है बेटा यहाँ पर, कि हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, बाहर निकल रही है HI बनने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिएक्शन दे दूं मैं HI और हाफ H2 और हाफ I2, अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और वैल्यू उतनी ही आएगी। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, प्लस 6.2 किलो कैलोरी, प्लस 6.2। तो किसी भी रिएक्शन को, अब ये पॉइंट इसीलिए मैंने लिखा था, ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन डेल्टा एच साइन विल बी चेंज। अगर रिएक्शन को पलट देते हो तो बस सिर्फ वैल्यू उतनी ही रहती है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, सिर्फ डेल्टा एच जो होता है वो चेंज हो जाता है। बट इसके साथ साथ मैंने यहाँ आपको एक चीज और सिखाई, वो क्या कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में तो दो टाइप की रिएक्शंस होती है, नॉलेज क्लाउड में डाल देते हैं। एक को लिखते हो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 10th क्लास में होता था बेटा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज, हीट रिलीज होती थी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब एक्सो मतलब एग्जिट से भी कहना है, एक्सो मतलब बाहर निकलना है, एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको बनाते कैसे, जब सपोज ये रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हुई, तो आप ऐसे लिख सकते हो प्लस हीट, ये भी एक्सोथर्मिक का सिंबल है। इसी रिएक्शन को मैंने कैसे बताया, देखो अभी आपको ऐसे भी बताया है, रिएक्टेंट हीट को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस हीट हो जाएगा ना,
और प्रोडक्ट, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं। रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट प्लस हीट, या रिएक्टेंट माइनस हीट प्लस प्रोडक्ट, या फिर एक और लिख सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ और अलग से हीट को दिखाओ, डेल्टा एच का साइन अलग से दिखाओ। तो साइन हमेशा रिएक्टेंट साइड जाकर के देखा जाता है, अलग से यहाँ साइन देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में जाके देखोगे माइनस हो रहा है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव बोलते हैं। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी हीट रिलीज होगी, मतलब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हो, देयर आर मेनी वे। फर्स्ट वे इज दिस, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट प्लस रिलीज हीट, ये भी इट इज आल्सो करेक्ट। और ये भी करेक्ट है कि हीट को, अब मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना तो जानते ही हो ना, आप हीट को इस तरफ ले आओ और रिएक्टेंट माइनस हीट प्रोडक्ट, तब भी ठीक है। और अलग से हीट को दिखाना है, ये कोमा करके देखो मैं अलग से दिखा रहा हूं, तो डेल्टा एच नेगेटिव अलग से दिखाओगे, दैट इज आल्सो सिंबॉलिक of exothermic reaction. Similarly, we can say that about the endothermic reaction, जब heat absorb होता है तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, रिएक्टेंट प्लस हीट, मतलब रिएक्टेंट ने हीट लिया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये भी करेक्ट है। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इधर आ गया हीट तो इधर हीट का साइन नेगेटिव हो गया। और थर्ड टाइप क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और अलग से डेल्टा एच का साइन दे रहे हैं हम, डेल्टा एच, वो हम रिएक्टेंट साइड में जाके देखते हैं क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में जाके देखते हैं हीट क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव हो रहा है, इट मींस एंडोथर्मिक। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। एक्सोथर्मिक को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंडोथर्मिक को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। और दूसरी जो पॉइंट मैंने रूल बताया था पहला, कि अगर किसी रिएक्शन को अपने रिवर्स करते हैं तो सेम रिएक्शन है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, सिर्फ साइन उसका जैसा भी है, जो भी है साइन अपोजिट हो जाएगा। या दूसरा क्या बोल सकते हो आप, देखो सर ये जो डेल्टा एच है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन है ना? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन मत बोलो बेटा, दो चीजें अलग अलग बोल दी आपने। रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं होता, फॉर्मेशन किसी सब्सटेंस का होता है, रिएक्शन का सीधा बोलोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जो डेल्टा एच है यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर? यस सर। यहाँ पर आर और पी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? सर आर तो रिएक्टेंट है और पी का मतलब प्रोडक्ट है। आर का मतलब मैं ये रिएक्टेंट बोल रहा हूं और पी का मतलब प्रोडक्ट बोल रहा हूं। अब दूसरा रूल ये आता है, बिकॉज एनर्जी कंजर्व रहती है, अगर किसी रिएक्शंस को ऐड करोगे आप तो एनर्जी भी ऐड हो जाएगी, अगर आप किसी को सब्सट्रैक्ट करोगे तो एनर्जी भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे किसी वैल्यू से तो वो वैल्यू एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, on adding reaction their delta H are added on subtracting, हाँ बोलो सर एक बार ऊपर कर दीजिए, लिखना है। लिख दिया? लिख लिया बेटा? क्या बात, सो गए क्या? अरे भाई जवाब तो दो, अभी तो कह रहे थे लिखना है। कमाल है। लैपटॉप का माइक ना काम नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा सर लिख दिया, लैपटॉप का माइक काम नहीं कर रहा है तो फोन से कनेक्ट करनी पड़ती है बीच बीच में।
अच्छा अच्छा ठीक। देखो बेटा, अब अगर आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, ऑन एडिंग रिएक्शन, मान लो आपने कोई रिएक्शन है उसको ऐड कर दिया, तो बिकॉज एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, तो डेल्टा एच भी ऐड हो जाएगा। या आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया किसी रिएक्शन को, एक रिएक्शन में से दूसरी रिएक्शन सब्सट्रैक्ट कर दी, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएंगे उसके, डेल्टा एच भी सब्सट्रैक्टेड हो जाएंगे। या आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, इफ ऑन मल्टीप्लाइंग रिएक्शन बाई, सपोज फैक्टर लिख लिया कोई भी आपने n, देन जो उसकी डेल्टा एच है इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई n। सपोज सिंपली एक बात करते हैं अपने कि एक रिएक्शन लिखते हैं, मैं कहता हूं कि A से B बन रहा है और इसकी डेल्टा एच वो है -x किलो कैलोरी। फिर देखो मैंने कह दिया बेटा B से C बन रहा है, इसकी डेल्टा एच है +y किलो कैलोरी। अब मुझे इस रिएक्शन की निकालनी है, A से C रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है मुझे, ये मुझे निकालना है। तो कैसे होगा बेटा, अब आपको रिएक्शन से सोचना है कि ऐड करके सर y माइनस एक्स, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, सपोज ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसमें क्या करोगे, ऐड कर दो दोनों को, सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड से ही हो जाएगा बेटा, फर्स्ट और सेकंड से ये बन जाएगी ना, ऐड करोगे यस सर y माइनस एक्स हो जाएगा। तो बी फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो ये आपको सोचना है भाई करोगे क्या, ये आपकी प्रैक्टिस है। तो ए सी कैसे ऑब्टेंड हो सकती है, ए सी ऑब्टेंड बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, ए से बी, थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, तो इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद सोचोगे जो सबसे मुश्किल चीज है वही सबसे आसान हो जाएगी। देखो ए सी, तो जो आपने किया, बिकॉज एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ए सी के लिए डेल्टा एच निकालो, जो आपने दोनों रिएक्शन के साथ किया है वही लिख दो यहाँ पर। तो पहले वाली रिएक्शन और दूसरे वाली रिएक्शन डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू कर दोगे, तो डेल्टा एच वन कितना आया हमारे पास -x, और डेल्टा एच टू कितना आया सपोज y, तो आंसर क्या आ गया +y y माइनस एक्स आ गया, y माइनस x। y माइनस एक्स कर दोगे। तो इस टाइप से बेटा आप जो है किसी भी रिएक्शन का ऐसे लिख सकते हो कि अगर हमें पता है, मतलब कुल मिला के बात ये ध्यान रखना है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप जो एनर्जीज कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व रहती हैं, अगर उनको ऐड कर रहे हैं तो ऐडिंग से आंसर आएंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्टिंग से आंसर आएंगे। वो चीज आपको दिमाग में रखना है। जैसे सपोज मैं एक रिएक्शन देता हूं आपको, हटा दो बेटा ये, यस सर। यस सर। सपोज इस पर क्या है, मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं फिर आपको कि कुछ डेटा दे दिए जाएंगे, उस डेटा से आपको आंसर कैलकुलेट करना है कि क्या आंसर हो सकता है आपका। सपोज मैंने यहां क्वेश्चन किया आपका, ये क्वेश्चन दिया, मैंने लिख दिया फर्स्ट में C प्लस हाफ O2 और CO, इसकी डेल्टा H नोट 1 लिख दी मैंने -x किलो जूल। फिर दूसरी रिएक्शन दे दी बेटा मैंने, सेकेंड 2CO प्लस O2, रिएक्शन लिख दिया 2CO2, इसका डेल्टा H नोट दे दिया मैंने आपको 2 मान लो सपोज -y किलो जूल।
मैंने आपसे पूछ लिया द एंथैल्पी ऑफ formation of CO2 will be, आपको एंथैल्पी निकालनी है। दो रिएक्शन दे दी आपको, थर्ड मैंने चीज पूछ ली कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 सर -x - y/2 -x - y/2। थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है कुछ। सर -y/2 आएगा। -y/2 अकेला तो नहीं बेटा, x तो आना चाहिए, x तो मिस हो नहीं सकता। देखो इट इज वेरी इजी इफ यू आर एबल टू एक्सचेंज द रिएक्शन या कन्वर्ट द रिएक्शन, बस वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑन योर प्रैक्टिस, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाए। हाँ बेटा बोलो, आपका क्या आ रहा है? -2x - y होल डिवाइडेड बाय 2। यस दैट इज द आंसर बेटा, ये आंसर आएगा आपका, ये सही है। देखो आप, तो इसमें क्या था आपके पास? देखो पहले तो रिएक्शंस को सोचो आप। आपके पास पहली रिएक्शन थी C ½ O2 CO, और दूसरी रिएक्शन थी 2CO O2 2CO2, है ना? और निकालना क्या चाहते थे आप? द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो सबसे पहले ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए आपको। तो ये जो आपको है जी, यू वांट टू राइट द रिएक्शंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यू नो। अब आप फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखना चाहते हो तो 1 मोल ऑफ CO2 का रिएक्शन बनाओगे ना, 1 मोल ऑफ CO2, और बनाओगे किससे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। तो ये आपको निकालना है, डेल्टा H सपोज ये निकालना है आपको, डेल्टा H3 बोल दो। तो C + O2 CO2, तो ये रिएक्शन कब आ सकती है? देखो ये रिएक्शन कैसे आ सकती है? हम क्या करें? तो पहली बात तो देखो CO को तो हमें खत्म करना पड़ेगा। तो क्या किया जा सकता है? ये रिएक्शन कैसे आ सकती है, सोच सकते हो बेटा? ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को यूज करके ये एक तो क्लियर कट बात है कि CO नहीं दिखना चाहिए आपको, CO फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो आप कर लो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन बेटर ये होगा कि आप क्या करो कि जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि यहां आपको CO2 1 चाहिए और ऊपर देखो कितना CO2 दिखाई दे रहा है आपको, 2। तो बेटर क्या होगा? अब कोई भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 2 CO2 का आ जाएगा, लेकिन आपको तो 1 CO2 का निकालना। तो बेटर क्या है कि जो सेकंड इक्वेशन है बेटा, सेकंड इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 से 2 कैंसिल होगा तो CO2 आ जाएगा। देन फिर क्या कर दो, आप ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड कर दो। तो आप ये कह सकते हो सपोज, अब ये वही है, ये मैंने बोला कि ये बड़ा माइंड गेम है आपका, मेंटल एबिलिटी है ये रिएक्शन निकालोगे कैसे? और एक ही रिएक्शन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये रिएक्शन निकालनी थी, तो मुझे तो ये पता है कि C + O2 में एक तो 1 CO2 होना चाहिए, और 1 CO2 कब हो सकता है? जब इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 1 CO2 कब हो सकता है? 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब CO। दूसरा मुझे CO नहीं चाहिए, CO नहीं चाहिए तो ऊपर भी 1 CO हो जाएगा, नीचे भी अब 1 CO हो जाएगा, क्योंकि CO2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं इक्वेशन थर्ड कैसे निकाल सकता हूँ? इक्वेशन थर्ड कैसे हो सकता है? जब इक्वेशन सेकंड को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन सेकंड, और फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दूं। देखो करके देखते हैं क्या ये बात सही सोच रहे हैं हम या गलत सोच रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 2CO + O2 और 2CO2। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से पूरा करेंगे तो, और इस इक्वेशन का हो जाएगा CO + ½ O2 और CO2, ये बन गया। ये तो इक्वेशन आपकी आ गई सेकंड वाला, जो भी आपने काम किया फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फिर प्लस इक्वेशन करो, प्लस
ये वाला इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट थी C प्लस हाफ O2 और CO। अगर मैं ऐड करूंगा इसको तो ये इससे कैंसिल, तो नेट क्या बच जाएगा, देखो मेरे पास C प्लस हाफ और हाफ 1O2 और CO2। इसका मतलब सही है, यही तो मुझे चाहिए था। तो C प्लस O2 1 CO2, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना आप उन चीजों को सोच पाते हो, उस पर डिपेंड करेगा। अब एनर्जी तो कंजर्व रहती है, जो जो काम किया है वही तो कर दो आप, उसकी कैलकुलेशन लगा दो। इक्वेशन थर्ड बनाने के लिए क्या किया आपने, इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, फिर प्लस किया इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप डेल्टा H3 भी तो ऐसे ही निकालोगे, डेल्टा H3 इज इक्वल टू 1/2 इक्वेशन सेकंड वाला, इक्वेशन सेकंड का कितना था -y, फिर प्लस किया आपने इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट प्लस तो किया लेकिन वो -x था, ये आपके पास -x था। तो डेल्टा H03 इज इक्वल टू, अब देखो ये अगर कॉमन ले लोगे तो 2 आ जाएगा और -y और -2x, अगर माइनस भी कॉमन ले लें बाहर तो माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 2x, यहाँ जो भी ले लो, प्लस y/2, 2x/y2। हाँ, तो जिसने बेटा आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर दिया था, -2x/y2। आपने कैसे किया जरा बताओ, तो और स्टूडेंट के माइंड में भी वैसे और आइडियाज भी आ सकते हैं, हो सकता है कि जैसा मेरा ये सोचने का तरीका उससे बेटर हो। बताओ बेटा आपने कैसे किया था इसको। सर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था। तो फिर वो ये था कि उससे ना जो ये इक्वेशन है वो 2C प्लस 2O2 गिव्स 2CO2 बन गई थी, फिर उसको फिर बिल्कुल सही डिवाइड है, बाय 2 करना पड़ा फिर से। बिकॉज आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालना है तो 1 मोल के लिए निकालना था, तो वो भी हाँ तरीका ठीक है बेटा, वो भी आपने सही यूज किया कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ऐड करने से आपको 2CO2 मिला, लेकिन आपको 1CO2 के लिए चाहिए था, इसलिए आपने लास्ट में आपने जो है उसका हाफ भी कर दिया, उसके बाद आपने उसका जो है हाफ कर दिया आपने। यस सर। तो वैसे भी सर कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर मैंने भी तो वो शुरू में यही बताया था, -x - y/2। -x - y/2 निकाला था, वो फिर ठीक है आपने। यस तो सर। यही वाली चीज आ जाएगी फिर, ये -x आपने यहीं पे बता दिया आपने, यस सर। -x - y/2, ये भी ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो फिर जो आगे आएगा, मैंने सोचा कि पूरे के नीचे 1/2 कर रहे हो आप, नहीं सर, वो y के नीचे ही था। y के, वो भी ठीक है। तो देख रहे हो ना, ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन की डायमेंशंस बहुत सारी होती है बेटा। सर हाँ बोलो। सर जो सेकंड इक्वेशन थी वहां से भी तो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 निकाल सकते थे, क्योंकि वहां पे भी तो CO2 बनी रही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा एलिमेंट्री स्टेट से होता है बाय डेफिनेशन हमेशा। अगर मैं मान लो आपको कह दूं कि एंथैल्पी ऑफ CO2, इस पर देखो हमने डिस्कशन भी किया था, मैं आपको बोल दूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखना है तो C प्लस O2 CO2 ठीक होगा, या C प्लस O2 2CO2 ठीक होगा, या फिर CO प्लस O2 CO2 ठीक होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का कौन सा करेक्ट है, उसके रूल दिखाए थे ना। सर फर्स्ट वाला। हाँ, एलिमेंट्री लेना पड़ेगा आपको, है ना। CO2 पर मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर बनाना है तो उसकी तो डेफिनेशन वही थी ना कि उसको आपको एलिमेंटल फॉर्म से बनाना है। H2O का एग्जांपल नहीं दिया था मैंने, H2 और O2 H2O करके कितने सारे ऑप्शन भी किए थे देखो हमने। तो CO2 का फॉर्मेशन का मतलब नहीं है कि CO2 दिखना चाहिए, CO2 अपने एलिमेंटल मोस्ट अबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से दिखना चाहिए बेटा। एक एक चीज काम आएगी, मतलब यहाँ पर थोड़ी भी मेमोरी लैप्स हुई ना तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हर चीज उसको जोड़ के रखना है, पिछली जो चीज पढ़ी है उसको सही ढंग से अप्लाई करना है, वही सीखना है। इसीलिए तो ये चैप्टर जो है वो मतलब कंपटीशन में बड़ा वेटेज रखता है, आपको दूसरों से जो है वो आगे ले जाएगा ये चैप्टर, अगर आप अच्छा सा कमांड कर लेते हैं इस पे तो। क्योंकि जगह जगह प्रॉब्लम है, हर किसी जितना ज्यादा कोई प्रैक्टिस करेगा जितनी ज्यादा, और गाइड भी इसी में रिक्वायरमेंट होती है। बाकी तो सिंपल, कुछ चैप्टर तो सिंपल होते हैं, तो हर चीज आपको जोड़ के रखनी है दिमाग में, मिस नहीं करना कुछ। अब आपने क्या मिस किया समझ गए, क्या मिस किया था बेटा, समझ आ गई बात। सर ये लास्ट में एक तरह से हमारी एंथैल्पी जो है वो रिएक्शन की निकल गई, जो C प्लस O2 CO2 आया लास्ट में, हाँ, उस रिएक्शन की निकल गई। तो रिएक्शन की एंथैल्पी निकल गई और
वही CO2 के फॉर्मेशन के इक्वल होगी क्योंकि वो बिल्कुल एलिमेंटल है, इसीलिए बिल्कुल हमने इक्वल रख दिया। बिल्कुल इक्वल रख दिया बेटा, बिल्कुल सही। तो इसको मैं, इस रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं बोल सकता मैं। मेरा क्वेश्चन तो ये है ना, उस बच्चे ने अभी ये बोला था, मैं इस रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं बोल सकता। अब बता सकते हो बेटा क्यों नहीं बोल सकता मैं? सर में तो इसकी रिएक्शन एंथैल्पी में से फिर CO की फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि वो एलिमेंटल तो है नहीं। एलिमेंटल नहीं है बेटा, यही रीजन है कि एलिमेंटल फॉर्म लेना होता है ना, जो बेसिक पहले पढ़ा आपने। क्लियर? जिसने पूछा था भाई उसका क्लियर हो गया ये? यस सर। तो बेटा आज हमने जो पढ़ा है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा है, फॉर्मेशन एंथैल्पी से और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से। तो अब इससे आगे फिर अब ये और कैलकुलेशंस है, वो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास, उसमें देखते हैं बेटा। और अभी एक किसी का क्वेश्चन था जो कह रहा था स्टार्टिंग में मुझे क्वेश्चन पूछना है। यस सर। सर सर हमने जैसे एक एग्जांपल किया था ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, वो N2O2 प्लस O2 गिव्स NO करके, तो उसमें 4 मोल्स ऑफ NO थे। तो रिएक्शन एंथैल्पी थी, इसलिए तो हमने उसमें मतलब पर मोल करके नहीं निकाला था। लेकिन अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी तो वो हर तो केस पर में मोल हमें निकाल, एक ही मोल की चाहिए हो ना। बिल्कुल बिल्कुल पर मोल में निकालते। रिएक्शन में कई हो सकती हैं, जैसे इसी रिएक्शन को हमें अगर वो 2CO2 के लिए बोलता तो फिर यही, फिर हम निकाल लेते 2CO2 के लिए, तो एक CO2 का निकाल के फिर हम क्या कर लेते, जो डबल होता वो आंसर ले लेते। फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन में कितने भी मोल्स हो चल जाता है, फॉर्मेशन में हमेशा एक ही मोल होना चाहिए। यस यस दैट इज द पॉइंट, कि अगर फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो पर मोल ही निकालना है फिर हमें। लेकिन रिएक्शन की कह रहा है तो रिएक्शन में चाहे पर मोल हो चाहे ज्यादा हो, जितना हो उतना निकाल लेंगे। सर अगर रिएक्शन बैलेंस्ड गिवन है, उसमें 4 मोल NO2 बने हुए दिखा रखे हैं, तब भी हम तो 1 मोल की निकालेंगे अगर हमें फॉर्मेशन एंथैल्पी बोला। फॉर्मेशन कह रहा है तो 1 मोल निकालना है बेटा, और रिएक्शन की कह रहा है तो फिर जितना है उतना निकाल दो। ठीक है, फॉर्मेशन वर्ड से रट लो कि फॉर्मेशन जो होगा वो आपका 1 मोल के लिए होगा। क्लियर? ओके सर। हाँ बेटा, किसी का क्वेश्चन था? यस सर। ओके बेटा, बाकी मेरा क्लास अब जो है क्लोज है, और बाकी जो है लीव कर सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं। वो जो जिसका क्वेश्चन था वो पूछ लो बेटा अपना। सर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? ठीक है, नॉट पूछ रहा है। यस सर। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलर वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलर वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल। देखो जो भी ये इस मोलर वॉल्यूम है, ये तो क्लियर ही हो गया, तो ये फिक्स होता है ना मोलर वॉल्यूम कितना होता है? ये 22.4 लीटर। जो चीज फिक्स होती है वो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव। इंटेंसिव। मोलरिटी भी मैंने बताया था आपको कि किसी की भी मोलरिटी है तो वहां से कुछ भी हिस्सा बाहर निकालोगे। देखने का तरीका ये होता है कि आपका एक सॉल्यूशन बना हुआ है 1 मोलर, वो पूरा बोतल पड़ा है 1 मोलर का, उसमें से मान लो 5 ड्रॉप निकाल दो तो उसकी मोलरिटी भी क्या होगी? सेम होगी। सेम होगी। तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो भी क्या होती है? इंटेंसिव। मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन टर्म है, ऐसा ही तो हो गया। कंसंट्रेशन टर्म में ये मोल फ्रैक्शन कुछ बना के हमने फिक्स कर रखा है, इसमें से कितना भी निकालें हम, चाहे पूरे का मोल फ्रैक्शन देखें या एक टुकड़े का देखें, मोल फ्रैक्शन तो सेम आएगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? अगर आप नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज डायरेक्टली वेट पर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास होता है। मोलर मास कांस्टेंट है किसी भी स्पीसीज का, तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? वेट पर। और जो अमाउंट पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर एक क्वेश्चन है,
ए वेल स्टॉप्ड। लेकिन ये क्वेश्चन तो सही नहीं दिखा फिर मुझे, नोट एक्सटेंसिव कह रहा है वो तो। सर ये क्वेश्चन गलत है। हाँ बिल्कुल। और बताओ बेटा। ए वेल स्टॉप्ड thermo flask contains some ice cubes. This is an example of closed system, open system, isolated system. आइसोलेटेड एज्यूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। सर कैसे? बिकॉज हमने थर्मस ले लिया ना, थर्मस ले लिया तो कुछ टाइम के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 1 कप चाय है, जैसे मैंने बताया भी था आपको, चाय कप लेकर के फिर उसको बेस्ट क्वालिटी की थर्मस में डाल दिया हमने। यस सर। है ना, तो अब क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो चाय कुछ देर के लिए तो गर्मी बनी रहेगी ना, अपनी हीट बाहर नहीं फेंकेंगी, और अमाउंट भी उतना ही रहेगा उसका। हाँ, आइडियल आइसोलेटेड नहीं है, बट एक एज्यूम कर सकते हैं कि आइसोलेटेड है। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन था, उसमें था कि एक फ्रीज है, उसे खोल दिया है तो कौन सा इफेक्ट दिखेगा, कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट? देखो बेटा, हमेशा आपने एसी का कॉन्सेप्ट देखा है? एसी आपको अंदर ठंडक देता है, तो क्यों देता है? क्योंकि रूम की गर्मी को कहाँ फेंक देता है वो? बाहर। और कभी भी एसी के बैक साइड जाके देखना, बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। यस सर। तो अगर वो बाहर गर्मी फेंक रहा है, तो टेम्परेचर बाहर फेंक रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब अंदर ठंडा हो गया। अब फ्रीज पर लगाओ यही चीज, फ्रीज अंदर क्या होता है? अंदर कूल। तो बाहर क्या, कोल्ड क्यों होगा? क्योंकि वो बाहर क्या फेंकेगा? अपनी हीट। तो बाहर कैसा फील लगेगा आपको? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग फिजिक्स का बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, हीट एनर्जी वर्क पढ़ोगे ना, तो जब हम उसका अगर ये ओपन कर देंगे, जी गेट ओपन कर देंगे, तो सिंपल वे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते अपने, तो ओपन करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखा करो, कूलिंग और हीटिंग वाला। एक जगह कूलिंग हो रही है तो उसके अपोजिट साइड आपकी हीटिंग होगी, एक जगह हीटिंग हो रही है तो अपोजिट साइड कूलिंग होगी। सर लेकिन जब फ्रिज बंद होता है वो तब भी तो अंदर कूल ही रहता है, तब बाहर हीट क्यों नहीं फेंकता फिर वो तो सारा का सारा क्लोज रखते हैं ना, फिर तो क्लोज हो गया, उसके लिए ओपन तो करना पड़ेगा ना सिस्टम अपने को। सर लेकिन फिर अगर हीट उसके अंदर ही बनी पड़ी है उसकी, तो फिर वो कूलिंग कैसे दिखाता है, मतलब अंदर जब बंद रहता है फ्रिज तो? उसके अंदर तो जो मशीन लगी होती है ना, जो आप कभी भी उसके अंदर मशीन देखना, जब आप अंदर देखते हो तो नीचे धीरे धीरे वो पानी गिराती रहती है, कभी देखना आप, पानी गिरता रहता है ऐसे। तो वो जो एनर्जी होती है वो उसको, जो अंदर जो आइस बनती रहेगी, जो ऊपर देखते हो ना आप चीजें ऐसे, जो ऊपर आइस बनती रहती है, जैसे फ्रीजर होता है जो हमारा, फ्रीजर में देखते हो ना आइस के पीसेस बनते रहते हैं, तो बाकी जो वाटर का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमने क्या लगा रखी है, मशीन भी लगा रखी है, वो मशीन बाकी की जो एनर्जी है उसको एज ए लिक्विड पानी की तरह बाहर करता रहता है, वो जो बैक साइड वाला जो एरिया होता है वहां से। तो अगर हम गेट ओपन कर देते हैं तो आगे भी नजर आने लग जाता है हमें वो। ओके सर। सर जैसे लेकिन फ्रिज का गेट ओपन करते हैं तो ऐसे ठंडी हवा सी आती है। काफी देर उसको छोड़ो ना, वो तो एक बार लगता है, वो तो एक बार झटका सा लगता है ना, क्योंकि वो तो बर्फ का होता है हवा। वो तो फिर अंदर की कोल्डनेस एकदम से आ जाती है, फिर थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा वो। ओके ठीक है बेटा। यस सर। करें, लीव करें अब? ओके बेटा, नाउ लीविंग, ठीक है ना? सी यू वेरी सून। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। स्टूडेंट लीव मत करना। यस मैम।